VL क्लासेस में आप लोग सभी छात्र छात्राओं का दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम जो बताने आप लोग को जा रहे हैं ये सोशल साइंस का 2 अंक और 5 अंक पूरा एक वीडियो में पूरा सोशल साइंस खत्म। एक वीडियो में पूरा सोशल साइंस खत्म। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हम वो क्वेश्चन लाए हैं जो बिहार बोर्ड को इस क्वेश्चन से ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। बार बार ये क्वेश्चन को वो डालते हैं, बार बार ये क्वेश्चन को देते हैं। ठीक ध्यान से देखिए, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका, सब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। टोटल जो है ना प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न जो है आपका ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर है आपका, ये क्या है? उत्तर है, ये उत्तर आपका है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए देखिए, किसी भी एकीकरण में कोई न कोई उस पर बाधा डालता है, कोई न कोई उसको मतलब नहीं होने के लिए देना चाहता है। बस ऑस्ट्रेलिया का भाई भी यही, वहाँ का चांसलर का भी यही पर्पस था, यही चाहता था कि एकीकरण ना हो। एकीकरण के मतलब एकजुट होना है, एकीकरण के मतलब एकजुट होना। ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था, सबसे बड़ा विरोधी था, सबसे बड़ा बाधा था, सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। मतलब उसके खिलाफ में जो आंदोलन किया, पूरा जनता को कुचल दिया। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था, पुराने अथी का। ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना दोनों का एकीकरण संभव नहीं था। तो सबसे पहले सोचा कि इसको कैसे पराजित किया जाए, कैसे इसको हरा जाया जाए। काबुल और ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से मिलकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया, फ्रांस से मिलकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया। फ्रांस से उसको समर्थन मिल गया, उसको सहयोग मिल गया। और जब उसको सहयोग मिल गया तो जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शैक्षणिक संस्थाओं, बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकारों, महत्वपूर्ण मतलब जितना भी था पूरा जन आंदोलन, पूरा वहाँ के नागरिक, पूरा वहाँ का नागरिक जो अपने देश से प्यार करता था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून चार्ल्सवाद के आदेश को जारी किया। मतलब उस सबको सोचा कि मार उड़ के भगा देंगे, यहाँ पर से भाग जाएगा। परंतु जर्मनी के राष्ट्रीयता पर प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चांसलर जो सोचा कि इसको हम मार के डरा के भगा देंगे, मगर वहाँ के जनता में राष्ट्रीयता के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था और सोच रहा था कोई कुछ भी कर ले, हम इसको एकीकरण करके ही छोड़ेंगे। जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। 1966 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने परसा के खिलाफ सेडोवा का युद्ध की घोषणा की और वह बुरी तरह पराजित हो गया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का जर्मनी क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया। जैसी प्रभाव समाप्त हुआ, परसा ने के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, जिसमें बिस्मार्क का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें 2 से 3 चीज आपको मेन याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली एवं जर्मनी का सबसे बड़ा बाधक था। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, वो नहीं चाहता था कि ये मतलब दोनों का एकीकरण हो। तो काउंट काबू ने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए काउंट काबू ने फ्रांस से समर्थन, वहाँ के क्रीमिया युद्ध में वो भाग ले लिया। अब फ्रांस की तरफ से वो अपना राजनीतिक समर्थन पा लिया और उसके बाद वहाँ के चांसलर फिर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सोचा कि अरे साला ऐसा हो गया, तो क्या किया उसको कुचलने के लिए, मारने के लिए ऐसा चाहा। तो मगर वहाँ के जनता में पूरा राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी थी, इसलिए
ऑस्ट्रेलिया के चांसलर को नहीं बूझा और आगे बढ़ते गया। आखिरकार वहाँ के चांसलर वहाँ छोड़ के हट गया, उस क्षेत्र से हट गया, और हट गया तो एकीकरण संभव हुआ। अंत में इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क ने निभाया। क्या निभाया? बिस्मार्क ने। ठीक, अगला एक दो वीडियो जो उल्टा हो गया है, उल्टा आ गया, इसको जरा से देख लीजिएगा अपने से। उसके बाद देखिए, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूस क्रांति, रूस में देखिए कोई भी क्रांति आता है, कोई भी जब युद्ध होता है, क्रांति होता है, उसके कुछ न कुछ कारण होता है। या तो छात्र पर अत्याचार किया गया तो छात्र आंदोलन, छात्र क्रांति किया। किसान पर अत्याचार किया गया तो किसान आंदोलन, किसान अत्याचार पर करेगा तो किसान क्रांति करेगी, है ना। किसी न किसी कोई न कोई कारण होता है क्रांति का। तो इसका दो कारण लिखने के लिए कह रहा, जार की निरंकुशता एवं असहयोग शासन, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। निरंकुशता के मतलब किसी पर दया नहीं, पूरी तरह से उसको जैसे जो मर्जी होगा वो करता है। ठीक, योग के मतलब अच्छा, आयोग के मतलब उसका उल्टा। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य एवं निरंकुश शासक था। उसे आम आदमी के सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। क्या था? कोई चिंता नहीं था। जब नहीं चिंता रहेगा तो वहाँ के जनता मानेगा, उसके खिलाफ अत्याचार जो हो रहा था उसके खिलाफ आंदोलन किया, क्रांति किया। दूसरा में क्या है? मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूर पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, मजदूर पर कोई ध्यान नहीं दिया। रूस में मजदूर पर ध्यान दिया कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक होकर नारा वही दिया था। रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने कम वेतन पर अधिक काम करना पड़ रहा था। उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, अतः वह तत्कालीन व्यवस्था से नाखुश था। इसलिए वो रूस के क्रांति किया। क्रांति किया। बस समझ गए? अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार। इस शब्द से ही पकड़ लीजिए, खूनी रविवार मतलब खून का, वहाँ नदियां बह गया होगा, खून का सलाव उठ गया होगा ना। क्या हुआ कि 9 फरवरी 1905 ईस्वी को रूस में लोगों का झुंड रोटी दो के नारे के साथ वहाँ के संसद की ओर, जहाँ राजा बैठता था, उस महल की ओर नारे लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। परंतु वहाँ का राजा जो था वो अपनी सेना से उस पर अंधाधुंध गोली चलाने के लिए कहा। जब अंधाधुंध गोली चलाया तो वहाँ तो बेचारा निहत्था था, उसके पास कुछ था नहीं, लाशों का ढेर लग गया। इसको लाल रविवार भी कहा जाता है। आगे, लेनिन का परिचय। कोई आदमी का परिचय, उसका जीवनी, उसका 2-3 चीज याद रखिए। वो किस दल का गठन किया, उसका जन्म, उसका मृत्यु, बस इतने ही याद रखना है। कोई भी किसी के बारे में पूछेगा, उसका परिचय के बारे में दे देना आराम से। रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन को जाता है। उनका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। वह जार शाही का विरोध एवं मार्क्सवादी का समर्थक। जार शाही मतलब जार वहाँ के राजा को कहते हैं। जार वहाँ के राजा को कहते थे। जो निरंकुश था तो उसके खिलाफ में तो नहीं रहेगा, उसका विरोध है नहीं रहेगा। उसने अप्रैल 1933 एवं नई आर्थिक नीति की स्थापना की। 1924 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु भी याद रखिएगा क्योंकि इसमें बराबर अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति जो अक्टूबर में हुआ होगा, क्रांति के मतलब तो समझा दिए हैं, क्या मतलब कुछ न कुछ वहाँ पर घटना घटा होगा। लेनिन द्वारा करेंसी की सरकार को पलटने का उद्देश्य से 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस का महान नवंबर क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, संपन्न हुआ। शासन का बागडोर अब लेनिन के हाथों में आ गया। बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए, इस वीडियो को उल्टा था, इस सीधा कर दिए हम। इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार एकदम सरल भाषा में हम इसका यूज किए हैं, सरल भाषा में वीडियो बनाए हैं। एकदम देखिए सीधा कर दिए हैं। इसको आप लिख लीजिएगा बढ़िया से, 1 से 2 बार पढ़िएगा, एकदम याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
माइली गांव की घटना क्या था, इसका प्रभाव क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ा। माइली गांव किसी गांव की घटना है, किसी गांव की घटना है। अमेरिका का वर्चस्व जब आया, पूरा दुनिया उससे डरता था। अब ये अमेरिका का ही करतूस है, ये अमेरिका का ही वास्तविकता घटनाएं हैं। दक्षिण वियतनाम में एक गांव था माइली, जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, पुरुषों को किया मार डाला, और औरतों बच्चों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, जो अत्यंत अत्याचार था, एकदम निरंकुश अत्याचार। इससे घटिया काम धरती पर नहीं हो सकता है। ठीक, उन्होंने पूरे गांव में और बलात्कार किया और फिर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जो इस घटना को उजागर किया, समझ गए आप। आगे अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। जन आंदोलन मतलब इस आंदोलन में बूढ़ा बच्चा सब, बड़ा छोटा महिला सब भाग लिया था, है ना। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के अगुवाई में शुरू किया गया था। यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, अतः और अंत, मतलब कि सरकार, पंजाब में सरकार का जो है नीति जो था, नियम जो था, उसके विरोध करना था। मतलब वहाँ का सरकार, जो वहाँ का जो अंग्रेज का बनाया हुआ जो भी वहाँ के लोग थे अत्याचार कर रहे थे, उसको खत्म करना। अगला स्वराज की प्राप्ति, स्वराज माने देश होता है, स्वराज की प्राप्ति, अपना देश को प्राप्त करना। इस मतलब बताया गांधी जी कि हम लोग गुलाम हैं, तो इससे आज़ादी कैसे होंगे। पूरा सब मिलके इस आंदोलन में भाग लीजिए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर लोगों की सहभागिता रही। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। बात समझ गए। अगला, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना अंग्रेज के द्वारा था। अंग्रेज का ये बहुत खराब नियम था, बहुत खराब एक्ट था, जो किसी भी वजह के, जो अपने देश मतलब उसके खिलाफ में जो भी नाराबाजी करता था, जो उसके खिलाफ में बोलता था, तो बिना सोचे समझे उसको पकड़ के जेल में बंद कर देना। इसी को रॉलेट एक्ट कहते थे, है ना। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा था। रॉलेट एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता वाले एक समिति द्वारा निर्मित क्रांतिकारी विरोधी एवं अराजकतापूर्ण अधिनियम था। समिति का अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित किया गया। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य के, बिना किसी सबूत के वारंट में कहीं भी किसी समय गिरफ्तार कर लेता था। इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की और गिरफ्तारियां आयोजित की गई और गिरफ्तारियां दी गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित किया गया। हम बोले ना, बिना किसी साबुत के उसको पकड़ के जेल में बंद कर देना। इसी को रॉलेट एक्ट कहेंगे, जो 1919 में हुआ। इसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। इसको आप किताब से भी जरा सा और बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आगे अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मतलब जब आज़ादी के लिए पूरा देश लड़ रहा था, उस आंदोलन में गांधी जी का क्या महत्व है, क्या योगदान है। तो गांधी जी, ऐसे ही इसको राष्ट्रपिता कहते हैं। ये वास्तविक में राष्ट्रपिता थे और बहुत समझदारी से मतलब लड़े, अंग्रेज के खिलाफ लड़े। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका, सबसे पहले ये सत्याग्रह किए
दक्षिण अफ्रीका में। ये भी पूछता है सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के बीच में वहाँ विवाद चल रहा था, तो उसके खिलाफ में वहाँ सबसे पहला लड़ाई किए। अगर भारत में पूछेगा तो सबसे पहले भारत में चंपारण का ये चुने, बिहार राज्य चुने अपना पहला सत्याग्रह करने के लिए। ठीक, तो वही महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का अग्रणीय मतलब महत्वपूर्ण भूमिका रही। गांधी जी के द्वारा बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन एवं अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन के नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में पहचानापन अपना बनाए। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर के उन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठता मतलब दोस्ती कर संबंध स्थापित किए। रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-21 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और 1947 में अपना देश को आजाद करवाए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण समझिए। औद्योगिकरण के मतलब कि उद्योग को बढ़ाना। उद्योग के बारे में कि पहले हम 1 घंटा में 10 कोई वस्तु 10 गो बनाते थे, तो 10 गो बनाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना। तो उस पर काम किया गया कि क्या करें हम, क्या किया जाए जो 1 घंटा में 50 चीज बनाए, 50 वस्तु बनाए। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा ना करके, ये काम तो जब आदमी बनाएगा तो 10 ही गो बनाता, 50 गो बनाएगा, जब भी बनाएगा तो मशीन ही बनाएगा, ना करके मशीन के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकीकरण निर्भर करता है। मशीन के अलावा इसमें पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। न्यूनतम महत्वपूर्ण स्थान है, ये नहीं है, ये ऐसी आ गया। ठीक, आगे चलिए आगे देखिए। असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? असलम पद्धति, औद्योगिकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। असलम पद्धति का मतलब कि घर में जो काम करता है मजदूर, छोटे छोटे अथी में जो होता है, वही है असलम पद्धति। औद्योगिकरण के असलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहरों में छोटे छोटे घरों में जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थे, रहने को मजबूर थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए। चूंकि पूंजीपति द्वारा उस पर बुरा तरह से उस पर शोषण किया, उस पर अत्याचार किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। समझ में आ गया? समझ गए असलम पद्धति? मतलब किसी के घर में उद्योगपति बड़े आदमी के घर में काम करता था, उसको हर चीज का सुविधा नहीं देता था, काम पूरा करवाता था, पैसा भी कम देता था, इसलिए उसके खिलाफ में आंदोलन किए। समझ में आ गया? आगे समाज के वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के बीच विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। ठीक, विभिन्नता के मतलब ग्राम में क्या सुविधा है, नगर में क्या सुविधा है, उसको आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन तो आप अपना मन से भी बना सकते हैं, अपना मन से भी, ग्राम में क्या सुविधा है। ग्राम में जो है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य का जरा सा मतलब उतना सुविधा नहीं है जितना सुविधा नगर में होता है, मगर ग्राम का वायुमंडल ज़्यादा शुद्ध रहता है, नगर का वायुमंडल कम शुद्ध रहता है। ग्राम में उद्योग के क्षेत्र में कल कारखाने नहीं हैं और नगर में उद्योग के लिए कल कारखाने हैं। ये अपना मन से बनाइएगा। आगे पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों का तैयार किया जाता था। मतलब कि जो भी लिखते थे वो उसको क्या करते थे, हाथ से। पुरानी और अमृत परंपरा थी। यहाँ संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य की अनेक तस्वीरयुक्त सुलेखन लिखकर कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचना होती रहती थी।
उन्होंने मजबूती प्रदान करने के लिए जलीद, मतलब वो इतना नाजुक था, बड़ी जल्दी फट जाता था, उसको जील लगा देता था, उसको कवर कर देता था। फिर भी पांडुलिपियां काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता के पहुंच से बाहर था। समझ में आ गया। आगे, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं, ये है जो है क्वेश्चन संविधान का है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का, स्पष्ट करे। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं, जातिगत तो यहाँ तो पूरी है, जातिगत है, हमारा जात का है, अरे उसको हम अपने अथी में ले लेते हैं, पार्टी में ले लेंगे हम, मतलब उसको जॉब दिला देंगे, या कुछ भी इस तरह की बात होती है समाज में, इस तरह की बात होती है। विश्व में सभी सामाजिक असमानताएं और श्रम विभाजन पर आधारित समुदाय विद्यमान है। पूरा विश्व में जब है दू जिस पर, समाज पर और श्रम पर। भारत में इसे अछूता नहीं है, भारत में भी इसे अछूता नहीं, भारत में भी ऐसा है। भारत में भी पेशा के आधार पर वंशानुगत है, पेशों के आधार पर सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। उसकी पहचान एक अलग समुदाय के रूप में होता है और उसके बेटा बेटियों की शादी भी उसी समुदाय में ही होता है तथा खान पान भी समान समुदाय में ही होता है। इस तरह भारत में जातिगत असमानताएं हैं। अगला क्वेश्चन, नगर परिषद के कार्यों का उल्लेख करें। नगर में क्या क्या होता है तो देखते होंगे आप, नगर के रोज झाड़ू मराता है, वहाँ पर पानी पीने की ज़्यादा सुविधा, क्योंकि वो वहाँ के लोग ज़्यादा टैक्स सरकार को देते हैं, तो सुविधा वहाँ ज़्यादा है। देख लीजिए आप बढ़िया से इसको, इतना सुविधा नगर को मिलता है, क्योंकि वहाँ के सब कुछ बिजली का जो अथी है वो ज़्यादा भरता, बिजली बिल, जमीन उमीन का लिखाल भी ज़्यादा अथी होता है। मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ, नगर के लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं सरकार को, इसलिए वहाँ सरकार का ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ सरकार ज़्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आ गया। आगे, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन पहले समझिए, चिपको आंदोलन के मतलब समझ जाइए, ये बहुत समझ जाइए, उतना पुराना, मतलब 40-50 साल 60 साल पीछे 1970 के दशक में हुआ है। 1970-72 में स्टार्ट हुआ था, 70 के दशक में। उसके बाद इतना अच्छा सोच वहाँ के आदिवासी लोग में, इतना अच्छा सोच है, मगर अभी के लोग में इतना अच्छा सोच नहीं। पेड़ पौधा काटते हैं, झाड़ देते हैं उसको, बच्चा को बताता है नहीं, उसका पापा मम्मी नहीं बताता, पेड़ पौधा को काट देता है, झाड़ देता है, मार देता है कि अरे ओकरा है तो ओकर है नहीं तो अम्मा फड़ते तो ओकरे नहीं होता है, मतलब हम ओकरा काट दे साला, हमरा के नहीं देते। तो देखिए कितना बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा है जो हमारा वायुमंडल से रिलेटेड है, वातावरण से रिलेटेड है ना। तो चिपको आंदोलन जो था ना, उत्तराखंड के, पहले उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश था। उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में जो शुरुआत किया गया, क्या करता था कि वहाँ का व्यापार ठेकेदार जो था, उस पेड़ पौधा को, जंगल को काट रहा था बार बार, अब पूरा अधिक मात्रा में काट रहा था। तो वहाँ के लोग सोचा कि तो तुरंत जंगल को ख़त्म कर देगा, तो हम लोग जो इससे खाते हैं हमारा तो यथी कर लेगा। तो उसकी अगुवाई सुंदरलाल बहुगुणे ने किया, और वहाँ के सब आदमी को बताया, तो सभी लोग वहाँ के जन्नी मर्द सब पेड़ में चिपक गए, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। इसका उद्देश्य क्या है सोच लीजिए। इसका उद्देश्य यही होगा कि मतलब कि हमारा वायुमंडल दूषित ना रहेगा, है ना, हमारा वायुमंडल दूषित नहीं रहेगा। वहाँ जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं वो भी मतलब अच्छा से रहेंगे। उसका घर को ख़त्म कर देंगे तो बेचारा कहाँ जाएगा, उजड़ जाएंगे। वो भी छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव, सब वायुमंडल के लिए वो सही है ना। वो किसी न किसी तरह वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं, इसलिए उसका आवास तो जंगल ही नहीं था, उसका आवास जंगल था, तो जंगल कट जाता तो कहाँ रहता बेचारा। समझ रहे हैं हमारी बात। चिपको आंदोलन विज्ञान में भी पूछ सकता है, 3-4 किताब में इसका चर्चा है, इसलिए ध्यान से इसको देखिए, ठीक, याद कर लीजिएगा। समझ गए चिपको आंदोलन। आगे,
सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता मतलब हमारा सरकार तो जनता पर क्या है? साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखते हैं? लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन होता है ना? जनता के लिए शासन होता है। ये सबसे अब्राहम लिंकन ने कहा था। जिस शासन व्यवस्था में राजनीतिक साझेदारी हो वह अत्यंत ही सशक्त प्रणाली है। यह हिस्सेदारी की व्यवस्था जिस शासन व्यवस्था में की जाती है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें जैसे एक दलीय शासन है, ये है इंग्लैंड में एक दलीय है। सभी सत्ता में साझेदारी सभी नागरिकों के लिए सत्ता की व्यवस्था में विश्वास नहीं रखती है। ऐसा शासन प्रणाली प्रायः आंतरिक सामाजिक समूहों में व्याप्त मतभेद विभिन्नताओं एवं अंतरों की या तो अनदेखी करती है या उन्हें कुचल देती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही सामाजिक विभाजन का रूप लेती है। इसलिए सत्ता के साझेदारी में सत्ता आ जाने के बाद उस घमंड में चूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको जनता ही ने सत्ता दिया। तो जनता के प्रति लगाव होना चाहिए, जनता के प्रति अच्छा सोच होना चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? सूचना के मतलब कि जानकारी देना। सूचना के मतलब जानकारी देना, किसी चीज के बारे में सभी जनता के सभी आदमी को सूचित करना कि अब ये फॉर्म भराया जा रहा है, वृद्धा पेंशन फलना योजना, जो भी योजना सब आदमी को पहुंचाना। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान के तहसील गांव से हुई। इसके अंतर्गत ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन एवं भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। उसे लग रहा था कि उन्हें मिलने वाली मजदूरी में घपला हो रहा है, इसलिए इसको सूचना के आधार पर ये पूरा मीडिया में प्रचार किया तो उसका घपला नहीं हुआ। दल बदल कानून क्या है? दल बदल का मतलब ही है कि पार्टी से वो पार्टी में जाना, वो पार्टी से वो पार्टी में जाना। विधायकों और सांसदों को दल बदल से रोकने के लिए एक संविधान में संशोधन कर कानून लाया गया कि आप जिस पार्टी में जीत गए हैं उसके बिना मर्जी से अगर दूसरा पार्टी में जाइएगा तो आपका विधायक का संसद खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? यही दल बदल कानून है। आगे क्या है? राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। क्यों नहीं यार? राजनीतिक दल ही ने हमको हर सुविधा उपलब्ध कराती है, जनता के बारे में सोचती है, जनता को जो जनता के बीच में कमी रहती है वो वहाँ से लिख कर वो उस चीज़ को उपलब्ध कराती है। यही है राजनीतिक दल, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जनता की समस्या के समाधान में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लोकतंत्र देश में हजारों लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, परंतु इन विचारों का महत्व तब होता है जब उन्हें किसी दल से जोड़ा जाए। यह कार्य राजनीतिक दल बाखूबी करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र में राजनीतिक दल की आवश्यकता इसलिए भी है कि यह दल यदि दल नहीं होता तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होते, उम्मीदवार अपनी नीतियाँ राष्ट्र हित में ना बनकर उस क्षेत्र में विशेष रूप से करते, जिस क्षेत्र में उठे उसी क्षेत्र में खाली करते, है ना। इसलिए राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का प्राण है, जो भी है उसको हर सुविधा जनता को उपलब्ध कराती है। बात समझ में आ गई हमारी? आगे भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? भारतवर्ष में लोकतंत्र के मतलब जनता कैसे सफल हो सकता है? एकदम इसको हम मतलब आप पढ़ लीजिएगा, इसको हम शॉर्ट में देखिए आपको बताते हैं। भारतवर्ष में लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब जाति ना आए बीच में, है ना, परिवार ना आए, परिवारवाद ना आए, जातिवाद नहीं आए बीच में, दोस्तवाद नहीं आए, अपना क्षेत्रवाद नहीं आए, तबे भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। अब जातिवाद आएगा, हमारा सत्ता आएगा तो हम अपनी जाति को ले लेंगे, उसका सत्ता आएगा वो अपने जाति को ले लेगा, वो हमारा सत्ता आएगा हम अपना परिवार को ले लेंगे, उसका सत्ता आएगा उसका परिवार को ले लेंगे। तो इससे हटकर जो व्यक्ति, जो नेता, जो लोग काम करेगा तबे भारत में लोकतंत्र सफल हो सकता है। बात समझ में आ गया? आप इसको पढ़ लीजिएगा, वही शब्द लिखिएगा, कुछ इसे ले लीजिएगा, जो हम बोले वो लिख दीजिएगा, एकदम पूरा नंबर आपको मिलेगा, कटेगा नहीं। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। क्यों नहीं भाई? आतंकवाद जो है कोई जात पात का नहीं होता है, वो किसी भी कौम को, किसी भी जाति को खत्म कर देता है।
कहीं पर भी बम विस्फोट करके उस समाज को वहाँ मतलब सब कुछ खत्म कर देता है वहाँ के। आतंकवाद देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इससे देश में शांति और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलगाववाद व नक्सली गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इस गतिविधियों से आम लोग के जनजीवन खतरा में पड़ जाता है, जान भी जाता है और माल भी जाता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र जनता का शासन, जनता द्वारा जो आदमी को चुनता है और उसके लिए जो काम करता है, सही से काम करता है, बिना किसी भेदभाव का काम करता है, वही लोकतंत्र है। वही लोकतंत्र है। कोई भी समाज में अच्छी तरह से वहाँ जाके उस समाज को बढ़ावा देना, जातिवाद ना करना, क्षेत्रवाद ना करना, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सबसे पहले परिभाषा एकदम ऐसे लिखिएगा। लोकतंत्र का सबसे पहला परिभाषा अब्राहम लिंकन ने इस प्रकार दिया था कि जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन, यही है लोकतंत्र। ठीक, आगे परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? एकदम प्रभावित कर रहा है। इसके बारे में तो बता ही दिए, आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। मतलब परिवारवाद, हम जीत गए। अब नौकरी, अगल बगल काम, कुछ भी हो, सबसे पहले अपना परिवार को देंगे, अपना जाति को देंगे। तो ये लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? अगला आदमी के दिल में ठेस पहुंचेगा कि नहीं? अगला आदमी कानेगा कि नहीं? उसको हाय शराब देगा कि नहीं? इसलिए परिवारवाद और जातिवाद बिहार में मतलब जकड़ के रखा है। समझ में आ गया आपको? इसको पढ़ लीजिएगा और जो हम बोल रहे हैं वो लिख दीजिएगा, एकदम आपको पूरा नंबर आ जाएगा। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन का मतलब दो पार्टी, दो या दो से अधिक पार्टी मिलके लोकतंत्र पर जनता सरकार बना के लोकतंत्र पर शासन करना। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों के कारण गठबंधन करने से प्रेरित होते हैं, जिससे प्रशासन पर पकड़ ढीली हो जाती है ना। प्रशासन पर पकड़ ढीली हो जाती है, पूरी तरह से पकड़ नहीं होता है, पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है ना, ढीली हो जाती है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, गठबंधन राजनीतिक जो है प्रशासन जो पर क्या पकड़ रहती है? ढीली। नई लोकसभा में करोड़पति की संख्या सर्वाधिक है। सभी पार्टियों में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में इजाफा लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आगे भूगोल का है, संविधान संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। संसाधन मतलब समझते हैं भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार, दिया गया जो हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो भगवान दिए हैं उसका जो प्रयोग करते हैं वही संसाधन है। सतत के मतलब नियम के अनुसार प्रयोग करना। नियम के अनुसार मतलब कि जितना हो कम से कम नवीकरणीय संसाधन जो है उसको सही तरीका से प्रयोग करना। इतना ना कर दें कि भविष्य के लिए ना रहे, आने वाले बच्चों के लिए ना रहे। प्राकृतिक ने मानव को उपहार में संसाधन भेंट किया है, जिसका मानव अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण समस्या उत्पन्न हो रही है। ज़्यादा प्रयोग करोगे तो पर्यावरण दूषित होबे करेगा। आधुनिक युग में संसाधन का केंद्रीयकरण हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव दो भागों में विभाजित हो गया है। प्रथम श्रेणी उच्च वर्ग, जिसके पास संसाधन का कोई कमी नहीं है, जैसे तैसा खर्च करता है उसको बोलने वाला कोई नहीं, बोलबो करेंगे तो कहेगा तुम्हारा बाप के क्या जाता है। ठीक। एक द्वितीय निम्न वर्ग, जिसके पास काफी संसाधन का समस्या है, संसाधन उसके पास नहीं। उच्च वर्ग, जिसके पास संसाधन अत्यधिक है, वो संसाधन का उपयोग इतना अधिक कर रहे हैं कि अनेक तरह की समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे भूमंडलीकरण, तापमान योजना, ओजोन क्षय, ओजोन परत है वो उसमें छिद्र हो रहे हैं, जल मृदा वायु प्रदूषण आदि हो रहे हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों में दूर करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि संसाधन का विकास एक समान हो, वही सतत विकास है, एक समान हो, उसका उपयोग उतना अधिक ना करे कि पर्यावरण असंतुलित हो जाए, या उतना कम भी ना करे कि आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। ठीक, समझ रहे हैं हमारी बात? आगे संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। संसाधन जब तक संरक्षण है, संसाधन के मतलब बता दिए, जो भगवान के दिया गया हमें उपहार संसाधन है। संरक्षण के मतलब उसका रक्षा करना, किस तरह से कर सकते हैं, मतलब वेब फुस्टन का
कुछ भी जो है 4 डेग जाने का रहेगा तो मोटरसाइकिल से नहीं, कार से नहीं जाएंगे। ये संसाधन का दुरुपयोग है, संरक्षण नहीं कर रहे हैं। किसी भी राष्ट्र में आर्थिक विकास में संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संसाधन का उपयोग जितना अधिक होगा, देश का विकास उतना ही तीव्र गति से बढ़ेगा। किंतु जब संसाधन का उपयोग अधिक करोगे तो हमारा पर्यावरण असंतुलित होगा, और जब जैसे असंतुलित होगा तो सब जीव जंतु पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए संसाधन का उपयोग तो करें, लेकिन पर्यावरण को देखते हुए भविष्य में भी कुछ बचे रहे, यही सोचकर इसका उपयोग करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगला क्या है? वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। वन का भी संरक्षण के मतलब रक्षा करना, और वन जीव का भी रक्षा करना। वन को जब रक्षा करेंगे तो वन जीव का संरक्षण ऑटोमेटिक होगा, है ना? उसका घर है ना, उसका घर को नहीं उजाड़ेंगे तो उसका रक्षा तो ऑटोमेटिक है। भारतीय परंपरा का वन और वन प्राणियों के साथ अभिन्न संबंध रहा है, बहुत पुराना। हम लोग जानवर, किसी भी देश में उस देश के जनता को पहचानने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिए इस बात का कि अगर उस देश की जनता, उस देश का लोग अगर जानवर से प्यार कर रहे हैं, समझिए उस देश में सब संस्कृति कूट के भरा हुआ है। बात समझ रहे हैं हमारी बात? अगर किसी भी देश की सभ्यता को, वहाँ के आदमी के बारे में जानना है तो उस देश के लोग को देखिए कि अगर जानवर के साथ प्यार कर रहे हैं तो समझ जाइए उसमें मानवता है। तो इसलिए वन जीवों से हमारा पुराना संबंध है। पुरानी ग्रंथों, कर्म कांडों में वन और प्राणियों में को काफी महत्व दिया गया है। धार्मिक अनुसंधानों में लगभग 100 पौधे की प्रजातियां का प्रयोग हमारे रीति रिवाजों में वनों की महत्व को ही बताता है। सम्राट अशोक ने वन जीव जंतुओं के शिकार पर रोक लगाया था। बाबर जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षण का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला में भी वन एवं वन प्राणियों से प्रेम का संप्रेरणा मिलता है। समझ गए आप? आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति मतलब कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आई। क्या थी? जैसे हमारे परदादा दादा 1 बीघा में 10 मन गेहूं उपजाते थे। अगर 10 मन गेहूं उपजाते तो अभी चलता, अभी मारा काटा होता, छीना छोरी होता, सब आधा से बेसी लोग भूखे रह जाते, है ना? तो और अभी 1 बीघा में 30 मन, 35 मन, 40 मन उपजता, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ उसका उपज नहीं बढ़ाएंगे तो भूखमरी और काफी देश में बढ़ जाएगी, है ना? काफी लोग मरेंगे इसके चलते। इसलिए हरित क्रांति लाई। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और धान पर पड़ा, सबसे ज्यादा गेहूं पर। भारतीय कृषियों में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजाति, ये 1967 में आया था, इसमें नहीं दिया है, याद रखिएगा। ये क्रांति 1967 में मतलब 60 के दशक में आई। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधा, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि को सोना उत्पादन होने लगा। भारतीय कृषि अब हम सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई। और कृषि में आई इस अमूल्य चूल उत्पादन में को हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। आगे देखिए। भारत में लौह अयस्क के विकास पर प्रकाश डाले। भारत में लौह अयस्क, जहाँ जहाँ लौह उत्पादन होता है, तो एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, देख लीजिए। हम ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा बिहार बोर्ड पूछ रही, वही क्वेश्चन को लिखे हैं, वही क्वेश्चन को दिए हैं। बात समझ रहे हैं ना? लौह जहाँ जहाँ उत्पादन, जिस वर्ष जितना उत्पादन हुआ, अभी कितना हुआ है, वही लिखे हैं, वही आपको लिख लेना। एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। समझ गए हमारी बात? आगे देखिए। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना। नदी घाटी परियोजना का मतलब सरकार के द्वारा कोई योजना बनाना। बहुउद्देशीय का मतलब बहुत सा। तो नदी घाटी परियोजना से कितना होता है? जल से कृषि उत्पादन होता है, मत्स्य पालन होता है, बिजली होता है, गाड़ी परिवहन मतलब नाव चलता है। कितना उद्देश्य हुआ, इसलिए इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे।
गेहूँ उत्पादन गेहूँ के लिए भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। गेहूँ कितना डिग्री देखिए उसमें लिखा हुआ है, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस, काटते समय अधिकतम कितना होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, पानी कितना होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार याद हो जाएगा एकदम। ये सब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण एकदम तीनों में से एगो पूछेगा। उद्योग को स्थापित करने एवं व्यापार को सरल और व्यापक बनाने के लिए नियम एवं पाबंदियों को लचीला बनाना उदारीकरण है। मतलब सरल बना देना। पहले बहुत थी था, देखिए पहले पासपोर्ट बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र लगता था, समझ रहे हैं ना, तो बहुत प्रक्रिया था, उसको सरल करना, वही उदारीकरण हुआ। कोई चीज को भी उस नियम को लोल पोस्ट से हटा देना, उसको साइड कर देना, सरल अथी में आम आदमी जाए उस काम को अच्छा तरह से समझ लिया कर ले, उसी को क्या कहेंगे उदारीकरण। निजीकरण के मतलब क्या, निजी, जब किसी उद्योग का प्रबंध या नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति एवं सहकारी समिति के हाथ में होती है तो यह व्यवस्था निजीकरण कहलाती है। जैसे अभी बीजेपी सभी चीज को निजीकरण कर रहा है, रेलवे को भी निजीकरण कर रहा है, जो हम लोग को जनरल तैयारी, जो रेलवे की तैयारी करने वाला उसको काफ़ी अथी हो रही है, परेशानी हो रही है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण वैश्वीकरण क्या है, देश की अर्थव्यवस्था की विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ, हाँ वैश्वीकरण के मतलब कि अपना अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देंगे, उसी को क्या कहेंगे वैश्वीकरण। मतलब कि हमारा चावल जो है अपना बाजार में नहीं, अपना देश में खपत नहीं हो रहा, तो उसको विश्व बाजार में, विश्व मंडी में ले जाएंगे और वहाँ खपत होना, ये दोनों के जो बीच का कड़ी है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग वैश्वीकरण। क्या, किसको क्या कहेंगे, वैश्वीकरण। बात समझ में आ गई आपको। देखिए वही उसी का है, वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी गतिशील प्रदान की है। बात समझ में आ गई आपको। आगे क्या है, बिहार की कृषि समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करें। बिहार में कृषि समस्या क्या था, पानी उपलब्ध सरकार करा दे तो कोई दिक्कत नहीं, बिजली अथी करा दे, है ना, उन्नत बीज उपलब्ध करा दे, बाढ़ को रोकने का कोई उपाय अथी कर दे, यही समस्या है बिहार में। उत्तरी बिहार तो बाढ़ ग्रस्त है, उसका के लिए सरकार उपाय अथी करे, यही समस्या है कृषि के लिए। समझ रहे हैं, इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। आगे एटीएम, एटीएम क्या है, एटीएम का विस्तृत ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन है, जो 24 घंटा रहती है, इससे हम लोग पैसा निकालते हैं। इससे क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं। एक प्लास्टिक कार्ड समझिए, ये एक प्लास्टिक कार्ड है। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में सहकारिता शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हुए, इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिससे मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करे, संगठित समूह से कार्य करे, उसी को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं की किस प्रकार अपना हम भूमिका, स्वयं सहायता समूह में महिलाएं ही रहती है। स्वयं सहायता का मतलब होता है, स्वयं सहायता का मतलब होता है, हाँ स्वयं सहायता का मतलब होता है मिलजुल कर कोई बैंक से पैसा लेता है, उसको छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे क्षुद्र उद्योग में जो व्यक्ति की जरूरत पड़ता है उसको पैसा देता है ना, वही स्वयं सहायता समूह है। इसमें देखिए इसको खाली याद रखिए, 15 से 20 लोग इसमें आता है। मतलब बैंक से ऋण लेना, कर्जा लेना, उस छोटा छोटा उद्योग करना, इसी को इसके किसके द्वारा होता है, स्वयं सहायता समूह के द्वारा होता है। बात समझ गए। चलिए आज का पूरा सोशल साइंस का सब्जेक्ट 2 अंक का 5 अंक का क्वेश्चन ये था, इसको देख लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।